हे एवरीवन, आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे हमारे 12th क्लास का 3rd चैप्टर जो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ होता क्या है। अकॉर्डिंग टू WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इनके अकॉर्डिंग रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब है कि कोई इंसान पूरी तरीके से स्वस्थ हो। पूरी तरीके से मतलब फिजिकल फॉर्म में तो हो ही, यानी बाहर से दिखने में तो स्वस्थ हो ही, इसके अलावा इमोशनली, बिहेवियरली और सोशली, इन सब तरीकों से ही कोई इंसान जो है वो हेल्दी होना चाहिए। तभी उसको हम बोलेंगे कि रिप्रोडक्टिव हेल्दी है, रिप्रोडक्टिव फिट है। क्योंकि सिर्फ फिजिकल हेल्थ इंपॉर्टेंट नहीं होती, इमोशनल और बिहेवियरल यानी कि मेंटल हेल्थ भी इंपॉर्टेंट होती है। तो फिजिकल एज वेल एज मेंटल बोथ हेल्थ इज इम्पॉर्टेंट टू मेंटेन योर बॉडी। और इंडिया ऐसा पहला कंट्री है जिसने सेक्स एजुकेशन को सब जगह बुक्स में लाया, यानी सबसे पहले हमारे यहाँ ही इसके बारे में खुलकर बात होने लगी और हमने लोगों को खुलकर बताया कि ये सब क्या होता है। 1951 में इंडिया गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया फैमिली प्लानिंग के नाम से। उस टाइम पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी और मरने वालों की संख्या बहुत कम थी, क्योंकि हमारे पास उस टाइम मेडिकल फैसिलिटी भी काफ़ी इंक्रीज हो चुकी थी और लोग थोड़े अवेयर भी हो चुके थे। तो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी। अब पॉपुलेशन जिस हिसाब से बढ़ रही थी उस हिसाब से हमारे पास खाना पीना नहीं था, कपड़े नहीं थे। तो उन सब समस्याओं से निपटने के लिए सरकार ने एक कार्यक्रम चलाया फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम के नाम से। उसमें क्या था, उसमें ये था कि बर्थ कंट्रोल कैसे करें, पॉपुलेशन को कम कैसे करें। कुछ वहाँ पे उस टाइम स्लोगन यूज़ किए गए, जैसे कि हम दो हमारे दो, बच्चे दो ही अच्छे, इस तरीके के स्लोगन्स यूज़ किए गए ताकि लोग कम से कम बच्चे पैदा करें और पॉपुलेशन जो है वो कंट्रोल में आए। अब इसका नाम रख के RCH रख दिया गया है। ये जो फैमिली प्लानिंग के प्रोग्राम है आजकल ये RCH के अंडर कंट्रोल होते हैं। RCH मतलब रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, यानी रिप्रोडक्शन से रिलेटेड कोई भी डिजीज या फिर जो चाइल्ड है उससे रिलेटेड और माँ और बच्चे से को कैसे हम हेल्थी रखें, वो सब के लिए आजकल ये प्रोग्राम चलता है। एक टर्म है एमनियोसेंटेंसिस। एमनियोसेंटेंसिस में क्या होता है, प्रेगनेंसी के टाइम पर जब फीटस डेवलप हो रहा होता है तो उसमें एमनियोटिक फ्लूइड होता है। उस फ्लूइड को एनालाइज करके हम पता लगा सकते हैं कि अगर जो ग्रोइंग एम्ब्रियो है उसमें कोई डिजीज है तो नहीं। जैसे कि कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर है, डाउन सिंड्रोम, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, इन सब का हम पता लगा सकते हैं उसकी डेवलपिंग स्टेज में। तो इन सब का पता लगा कि हम या तो उस बीमारी को तभी ठीक कर सकते हैं या फिर उस बच्चे का अबॉर्शन करवा सकते हैं। लेकिन आज के टाइम पर ये सब इतना आसान नहीं है, सब कुछ के लिए हमें परमिशन लेनी पड़ती है, उसके बाद ही काम होता है। लेकिन हाँ, ये काफ़ी अच्छी टेक्निक है कि आपको पहले ही पता चल जाता है कि अगर होने वाले बेबी में कोई प्रॉब्लम है या नहीं है। तो ये एक एमनियोसेंटेंसिस करके टेस्ट होता है। फिर आता है एक टॉपिक पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन एंड बर्थ कंट्रोल, जिसकी हम अभी बात कर रहे थे। तो अगर हम पॉपुलेशन को देखें तो 1900 में पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन लगभग 2 बिलियन थी, यानी कि 2000 मिलियन थी। और 2000 में यही पॉपुलेशन बढ़कर 6 बिलियन हो गई, यानी सिर्फ 100 साल में ये पॉपुलेशन 4 बिलियन और बढ़ गई, यानी 4 गुनी पॉपुलेशन हो गई। तो और उसके बाद 2011 में ये पॉपुलेशन बढ़ के 7.2 बिलियन हो गई, यानी सिर्फ और सिर्फ 10 साल बाद ये पॉपुलेशन 1.2 बिलियन और बढ़ गई। तो पॉपुलेशन बहुत ही तेजी से बढ़ रही थी उस टाइम। और इंडिया की अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो हमारे इंडिपेंडेंस के टाइम पे उस टाइम पॉपुलेशन थी 350 मिलियन, लेकिन जब 2000 का टाइम आया तो वहां पर बिलियंस की पहुंच गई, यानी लगभग 1 बिलियन तक पहुंच गई। और 2011 में 1.2 बिलियन पहुंच गई। तो इस पॉपुलेशन से हमें क्या पता चल रहा है कि पॉपुलेशन उस टाइम पे बहुत तेजी से बढ़ रही थी, डबल ट्रिपल रेट से बढ़ रही थी इंडिया में और पूरे वर्ल्ड में ही। तो अब पॉपुलेशन जितनी बढ़ रही थी उतना तो हमारे पास रिसोर्सेज नहीं थे, खाना उतना है, मकान उतने हैं, जगह उतनी है, पर पॉपुलेशन बढ़े जा रही है। तो उसकी वजह से गरीबी बढ़ रही थी, गरीबी के साथ साथ क्राइम भी बढ़ रहे थे, लोग चोरी करेंगे पैसे कमाने के लिए और भी उल्टे सीधी चीज़ें करेंगे। तो उसके लिए ये सब चीज़ें कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने ये फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम चलाया। अब इतनी सारी पॉपुलेशन बढ़ने की वजह क्या थी, उसकी वजह ये थी कि मैटरनल मोर्टेलिटी रेट यानी कि मातृ मृत्यु दर जिसे हम बोलते हैं, यानी मदर के मरने की जो रेट थी वो कम हो गई, प्लस इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ये भी कम हो गई।
मतलब कि माँ और बच्चे जो पहले के टाइम पे बहुत ज़्यादा मरते थे जन्म के टाइम पर, उस टाइम ये रेट अब कम होने लग गई क्योंकि हमारे पास मेडिकल फैसिलिटी होने लग गई, नॉलेज होने लग गई, तो हम कम मरने लग गए डिलीवरी के टाइम पे माँ और बच्चे दोनों, तो इनकी रेट मरने की कम हो गई। साथ ही साथ रिप्रोड्यूसिबल एज के लोगों की नंबर बढ़ने लग गए, यानी जो रिप्रोडक्टिव एज के लोग हैं उनकी नंबर्स पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई, तो बहुत ज़्यादा और अमाउंट में पॉपुलेशन बढ़ेगी। तो ये सब की वजह से हमारे पॉपुलेशन बढ़ती ही जा रही थी, लेकिन उस पॉपुलेशन के कंपैरिजन में हमारे पास खाना नहीं था, बेसिक रिक्वायरमेंट्स, शेल्टर, क्लोथिंग, ये सब नहीं थे। इस सब के चलते हुए गवर्नमेंट को ये सूझा कि हाँ, हमें पॉपुलेशन कंट्रोल करनी चाहिए। अगर पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं हुई तो हमारा देश बर्बाद हो जाएगा, देश या पूरा वर्ल्ड ही खराब हो जाएगा। तो गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप लिए उस टाइम? तो गवर्नमेंट ने छोटी फैमिली रखने के लिए लोगों को कुछ स्लोगन बोलने स्टार्ट किए, जैसे कि हम दो हमारे दो, या फिर 1 चाइल्ड नॉर्म, ये सब स्टार्ट किया हुआ उस टाइम कि या तो 2 बच्चे करो या फिर 1 बच्चे करो। इसके अलावा शादी की उम्र भी बढ़ा दी गई। पहले के टाइम पर जल्दी शादियां हो जाती थी, जिसकी वजह से इमेच्योर बच्चे होते थे या फिर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती थी, लोगों में इतनी नॉलेज भी नहीं होती थी, तो वो बर्थ कंट्रोल भी नहीं समझते थे। लेकिन गवर्नमेंट ने बाद में एज बढ़ा दी शादी की, कि लड़कियों के लिए 18 साल मिनिमम और लड़कों के लिए 21 ईयर, ताकि इसमें मॉर्टेलिटी रेट में भी कमी आ सके, प्लस लोगों को हम समझा भी सके कि बर्थ कंट्रोल करना क्यों ज़रूरी है और कैसे कंट्रोल की जा सकती है। इसके अलावा गवर्नमेंट ने कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स यूज़ किए, यानी लोगों को बताया कि कैसे हम पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड से। कॉन्ट्रासेप्टिव मतलब जो फर्टिलाइजेशन को जो चीज़ें रोकती हैं, यानी स्पर्म और ओवा के फ्यूजन को जो चीज़ रोकती हैं वो होते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। तो एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव कैसे होनी चाहिए कि मतलब उसमें सारे गुण हों, कि वो प्रेगनेंसी भी ना होने दे और साथ में और कोई नुकसान भी ना हो। तो आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव के ये कैरेक्टर्स होने चाहिए। एक तो वो यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए, यानी कोई भी उसको इजीली इस्तेमाल कर सके, उसको यूज़ करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। दूसरा, इजीली अवेलेबल होना चाहिए, यानी कि इजीली आपको मार्केट में जाए, किसी मेडिकल स्टोर में पूछे तो आपको आसानी से मिल जाए। अगर वो इजीली अवेलेबल नहीं होगा तो लोग उसको नहीं खरीदेंगे। तीसरी चीज़ है इफेक्टिव होना चाहिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए आप कोई कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ करे और वो काम ही ना करे अपने ढंग से, तो फिर उसका फ़ायदा ही क्या? तो वो इफेक्टिव होनी चाहिए। माना कि कोई भी चीज़ 100% इफेक्टिव नहीं होती है, बट एटलीस्ट उसकी 90% तो एफिशिएंसी हो। इसके अलावा रिवर्सिबल होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक बार कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ कर लिया तो कभी भी प्रेगनेंसी हो ही नहीं सकती, नहीं। ऐसा है कि कुछ टाइम के लिए वो प्रेगनेंसी रोक दे और बाद में हम चाहे तो वापस से प्रेगनेंसी उसमें हम ले सकते हैं। तो ऐसे होना चाहिए रिवर्सिबल। इसके अलावा उसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होने चाहिए, या फिर हो तो बहुत ही कम हो, कि कोई बहुत मेजर इफ़ेक्ट ना हो उसका। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि वो सेक्सुअल डिज़ायर के टाइम पे, सेक्सुअल एक्ट के टाइम पर कोई भी इंटरफेरेंस ना करे। ये सारी चीज़ें होनी चाहिए एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव में। अब कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं जो एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, जिसमें है नेचुरल या फिर ट्रेडिशनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, बैरियर, आईयूडीज, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, इंजेक्टेबल्स, इम्प्लांट्स और सर्जिकल मैथड्स। इन सभी को हम नेक्स्ट वीडियो में एक एक करके पढ़ेंगे डिटेल में, क्या होते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, कौन सबसे बेटर है। इस वीडियो में आपको कहीं भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या अगर आपको किसी और टॉपिक की वीडियो चाहिए तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए द डीके बॉटनी को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।